कॉन्टैक्ट सिद्धांत का या टक्कर सिद्धांत का पहला पोस्टुलेट ही हो गया, कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल आपस में टक्करें करेंगे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जब आपस में टक्करें करेंगे तभी ही रिएक्शन होगी, ये पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका नाम ही है कोलिजन थ्योरी। जब तक दो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन नहीं करेंगे वो कह रहे रिएक्शन नहीं होगी। Therefore the rate of reaction must be equal to the rate of collision। तब क्या हो जाएगा, जब कह रहे हैं कि टक्करें होंगी रिएक्शन तभी होगी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो टक्कर के प्रोपोर्शनल होगी। जितना रेट ऑफ कॉलिजन ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा कॉलिजन्स होंगे, उतना ही रेट भी ज्यादा होगा। However, it has been found that the rate of reaction is much lower as compared to the rate of collision। क्या पाया गया है कि जैसे इन्होंने तो यहाँ बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नंबर ऑफ कॉलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इसके इक्वल होगा, लेकिन ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है मच लोअर है किसके, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलिजन्स। कॉलिजन्स ज्यादा हो रहे थे लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कम थी। तब फिर क्या कह रहे हैं, इट फॉलोज देयरफॉर दैट ऑल द कॉलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर नॉट फ्रूटफुल एंड डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा पाया गया, इन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतनी ही रेट ज्यादा होगी, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया, टक्करें ज्यादा हो रही थी लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कम था। तब फिर इस बात को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, तब वो ये कह रहे हैं कि जितनी टक्करें होती हैं वो सभी जो है इफेक्टिव नहीं होती हैं, सभी प्रभावी नहीं होती। बोले ऐसा, इसी सभी प्रभावी ना होने की वजह से जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है, जो चाह रहे थे, जो सोच रहे थे, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या पॉइंट है, दिस इंप्लाइज दैट द कोलिजन इज नॉट सफिशिएंट कॉज फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर। इस वजह से क्या हो जाता है, जो कोलिजन्स हैं उनके पास पर्याप्त कोलिजन नहीं होते हैं या पर्याप्त इस हिसाब की टक्कर नहीं होती जिससे इतनी ऊर्जा हो सके कि रिएक्शन हो सके। तो केवल एक पोस्टुलेट की पहली बात समझ आई कि संगत सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी अभिक्रिया तब होती है जब आपस में मॉलिक्यूल टक्करें करते हैं। बेसिकली है किसके लिए, बाइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए। दूसरी बात क्या कहते हैं कि जितनी ज्यादा टक्करें रहेंगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, लेकिन ऐसा पाया गया कि टक्करें ज्यादा हुई लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कम हुआ। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन किससे दिया जा सकता है कि जितनी भी टक्कर हो रही थी वो सभी कॉलिजन जो हैं वो इफेक्टिव नहीं थे, प्रभावी नहीं थे, ये रीजन था। इस वजह से क्या हो रहा था कि सभी प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे थे। चलिए नेक्स्ट बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो आपका ग्राउंड लेवल है उस लेवल से लेके आपके प्रोडक्ट तक पहुंचने में कितनी एनर्जी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसी का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। यस, किससे डिनोट कराते हैं, ई ए से। क्या होगा, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी, मतलब जितना ग्राफ नीचे रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे, जितना ये ऊपर रहेगा तो उतना ज्यादा ऊर्जा चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। कैसे डिफाइन करते थे एक्टिवेशन एनर्जी, क्या चीज है, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज या ये रिक्वायर्ड फॉर ए मॉलिक्यूलर कोलिजन टू लीड ए रिएक्शन। जो किसी भी रिएक्शन के संपन्न होने के लिए जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है उन कोलिजन्स के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू अरेंज आउटर इलेक्ट्रॉन इन ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनके बॉन्ड के बनाने में और तोड़ने में यूज होते हैं। नेक्स्ट है, ये पाया गया है कि जैसे ये ग्राफ में ये बना है तो काइनेटिक एनर्जी आपको ये दिख रही है या मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये दिख रही है, तो कह रहे हैं कि विथ द काइनेटिक एनर्जी मोर एंड इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस देन द रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन। इसका मतलब क्या, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी मतलब रिक्वायरमेंट कम रहेगी उतनी एनर्जी भी कम चाहिए और उतने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है बन पाएंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। और अगर एनर्जी ज्यादा हो गई, यस, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतने ही ज्यादा कोलिजन होंगे ना।
उतने ज्यादा कोलिजन होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो यही डायरेक्ट लगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। इन्होंने क्या लिखा, द रेट ऑफ रिएक्शन लेस देन रेट ऑफ कोलिजन। अच्छा वो दूसरा सेंटेंस तो उन्होंने लिखा है कि जो कोलिजन्स का रेट है वो कम है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, ज्यादा। कोलिजन का रेट कम है ज्यादा, यस, कोलिजन का रेट कम हो गई है। अब दूसरी बात, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना फिर ऊपर वाले में, वहां पे नहीं, अब उसका एक्सप्लेनेशन इस बात से है कि कोलिजन भले ही ज्यादा हो, लेकिन कल जैसे समझाए थे कि ये एक आ रहा है इधर से, ये टकरा रहा है और एक इधर से, जब तक सामने टकरा रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये इधर से आया और साइड से ये आया कि थोड़ी सी टक्कर हुई, निकल गई, लेकिन काउंटिंग तो की गई, मतलब कोलिजन में तो काउंट किया गया कि कोलिजन हो रहा है, तो टक्करों की संख्या ज्यादा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि जब तक सर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा ये आपस में अच्छे से टकराएंगे नहीं, है ना। डीप अगर आप, सर, यस वो ये कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, अभिविन्यास एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल आमने सामने टक्कर होनी चाहिए, ये। अब इससे होता क्या, अगर वो प्रॉपर टक्कर नहीं हो रही है तो वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं एक्वायर कर पाएंगे, और अगर सफिशिएंट एनर्जी हुई इसका मतलब उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जहां नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ये थ्योरी, एक शब्द था, क्या था, बाइमोलिकुलर, वहां तक तो वैलिड है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके पास ए बी सी पी टाइप के मॉलिक्यूल हो, वो कह रहे हैं टक्कर करेंगे, तो क्या एट ए टाइम ये पॉसिबल है कि एक ही बार में एक दो तीन तीन रिएक्टेंट आके, एक इधर से आके, एक इधर से आके, एक इधर से आके, एक ही जगह पे आके टकरा जाए आके? इतना तो पॉसिबल नहीं है ना। इतना पॉसिबल नहीं है कि तीनों तरफ से ये पार्टिकल आए और एक ही टाइम पे तीनों टकराए जाएंगे, नहीं। इसीलिए ये बाइमोलिकुलर तक सीमित रह गई, आगे इसकी कहानी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि एक ही समय पे सब मॉलिक्यूल का टकरा जाना ऐसा तो संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ए टाइप के मॉलिक्यूल थे, जैसे लिखा है ए बी टाइप का और ए टू बी टाइप का, तो ए टू बी ये बना और ए बी ये बना, आपस में टकराए, तो देखो यहाँ पे कोलिजन हुआ, और कोलिजन होके क्या हुआ, ए और ए अलग हो गए, ये वाला अलग हुआ, अच्छे से टक्कर हो गई, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन से जब टक्कर हुई तो बना। और जब प्रॉपर ओरिएंटेशन से टक्कर नहीं हुई, केवल साइड से टक्कर हुई, बहुत अच्छे से टक्कर नहीं हुई, तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर, और उसमें प्रोडक्ट बन ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब एक वर्ड आपने पढ़ा है एनर्जी बैरियर का, वो एनर्जी बैरियर क्या आप जानते हैं कि जहां तक ग्राफ जा रहा है एक डेफिनेट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी बैरियर तक हमें एनर्जी चाहिए। अगर रिएक्टेंट के पास इतनी ऊर्जा नहीं है तो वो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाए, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सर एक बैरियर लगा हुआ है। When molecule react, ए इंटरमीडिएट और ए कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। सभी जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा तो वो ना किसी किसी के थ्रू जाएगा, या तो इंटरमीडिएट बनाएगा या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वहां पे कुछ देर के लिए स्थायी तौर पे रुकेगा, फिर उसके बाद बदल जाएगा, तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, या वो इंटरमीडिएट बना रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगी। In the formation of activated complex, atoms, molecules require energy to overcome the repulsion between a reactant molecule.
क्या करें, कोई जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है सर, ए ने एक बी था और एक ए सी था, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। एक कंडीशन वो आएगी जहां पे बी डॉट 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 ए डॉट 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 सी। इसका मतलब क्या, बी ने अभी ए के साथ बॉन्ड नहीं बनाया और ए ने सी के साथ अभी तोड़ा नहीं है, वो स्टेट चल रही है। फिर कुछ टाइम देखते हैं कि सी अलग हो गया है और ए और बी का बॉन्ड बन गया है। तो कह रहे हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एटम्स और मॉलिक्यूल रिक्वायर एनर्जी टू ओवरकम ए रिपल्सन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना है, ये कहां से एनर्जी पाता है, उनके बीच में जो रिपल्सन होता है पार्टिकल्स के बीच में, वहां से। This energy provided from the kinetic energy which converted into the potential energy in a activated complex। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना समझ लिए कि ये जो स्टेट आती है वो एनर्जी बैरियर है इस जगह पे, वहां पे या तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू हाई एनर्जी द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल and short-lived and decomposed into the product। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट क्लाइम द एनर्जी बैरियर, यहां तक उसको पहुंचना जरूरी है। जब तक इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। और क्या जरूरी है, और कौन से पहुंचेंगे वहां तक, जिनमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी, अर्थात ये कहिएगा कि जिनकी अच्छे तरीके से टक्करें हुई होंगी, केवल वही प्रोडक्ट में बदलेंगे। इतनी बात पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि टक्कर सिद्धांत एक ही बात पर फोकस कर रहा है। क्या कह रहा है कि टक्करें होनी चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, टक्करें प्रभावी होनी चाहिए, प्रभावी टक्करें होंगी तो उनके पास पर्याप्त गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, और हर एक रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, इतनी टक्करें करके इतनी ऊर्जा तो बन ही जानी चाहिए कि वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए। इस बात पे फोकस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। अब क्रिया की दर पे ताप का प्रभाव कैसे होगा। जनरली आप जानते हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया का जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था। आपने देखा सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो गैस के पार्टिकल में सबसे ज्यादा रेट, फिर लिक्विड में सबसे कम, सॉलिड के अंदर रेट होता है। अगला फैक्टर आपने ये भी पढ़ा था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा आपने देखा कि अगर उसमें आप कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ कैसे जाता है, इस बात का एक्सप्लेनेशन। कहते काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहला काम, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। जी, पहला काम। फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसेस मिनिमम एनर्जी। यानी ऐसे, मतलब जैसे आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, उनमें से क्या कह रहे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिनके पास इतनी कम से कम ऊर्जा हो। जैसे बात समझिएगा कि जैसे आपके पास ये एनर्जी बैरियर है, यहां तक की एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है इस बैरियर तक। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ मॉलिक्यूल थे जो यहां तक पहुंच रहे थे, कुछ मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच रहे थे। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और उस पर इतनी एनर्जी आ गई कि वो जो मिनिमम एनर्जी का क्राइटेरिया था उसको टच कर गई। अब उनका फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का बढ़ गया जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी वहां तक पहुंच गई थी। अब सोचिए कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा जिनके पास पर्याप्त काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़नी ही बढ़नी।
Hence the fraction of colliding molecule possesses the kinetic energy also increases. जो टक्कर करने वाले अणु हैं उनकी संख्या भी, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है। इससे बढ़ने से क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। ये एक्सप्लेनेशन था काइनेटिक थ्योरी से कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेंगी टक्करें, कोलिजन। हाँ, पहले कहिएगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे। कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे तो वो जो एनर्जी थी, एक्टिवेशन एनर्जी, वहां तक पहुंच जाएंगे। और ज्यादा मॉलिक्यूल क्या एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, माने रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड फैक्टर क्या करे कि ये जो फिगर दिया गया है उसमें जो एरिया दिया गया है उसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो रही है, और वो T1 से जंप करके कहां तक पहुंच गई, T2 तक। आइए देखते हैं। पहले था T1, टेम्परेचर बढ़ाया T2 हो गया, लेकिन आप ग्राफ देख रहे हैं क्या हुआ है, गिर गया है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यस, ये कहिए कि उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज होंगे। अब 1 2 3 4 5 साइंटिस्ट आते हैं आर्हेनियस। आर्हेनियस एक इक्वेशन देते हैं K = A × E पे पावर EA/RT। Arrhenius equation indicate the large the value of activation energy, smaller will be the rate constant। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो रेट भी कम होगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि ये क्या कह रहा है? ये जो इक्वेशन है वो आर्हेनियस की इक्वेशन है। वो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट कम होगा। क्यों? इस पे पावर लगी है माइनस और ये है इधर, यानी कि ये माइनस वाली वैल्यू बढ़ाएंगे अगर तो इसका मतलब ये कम हो रहा है ना, एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट कम हो जाता है, के की वैल्यू कम हो जाती है, और के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। दिस कॉज एन इंक्रीज, रीजन क्या था, माइनस का E/RT, यह कि E पर पावर माइनस E/RT और K, इन तीनों के बढ़ने से क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रही है। पूरे की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्यों देखना जरा क्या था, K = A × E पे पावर EA/RT। T कहाँ है, 1 में, डिवाइड में है। अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इतनी बात समझ आई कि टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो EA/RT जो है वो क्या होगा, घटेगा। लेकिन इसके आगे क्या लगा है, माइनस। इसका मतलब फिर क्या पढ़ेंगे, बढ़ेगी, क्योंकि माइनस लगा है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो E पे पावर की भी वैल्यू बढ़ेगी, और पूरी वैल्यू अगर ये बढ़ेगी तो ए जो है वो कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E पे पावर लगा है, तो के भी इंक्रीज होगा, और रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रिएक्शन की रेट भी इंक्रीज होगी। तो आर्हेनियस इक्वेशन से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही इक्वेशन है आर्हेनियस इक्वेशन एंड टेम्परेचर वेरिएशन। K = A × E पे पावर E/RT, आप लोग याद कर लीजिए इसको। K = A × E पे पावर E/RT।
वेयर के इज रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर टी ए इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर एक्टिवेशन एनर्जी ई ए जो है। अब इसी इक्वेशन में अगर लॉग लगा दिए थे, नेचुरल वाला लॉग लगाइए, ln हो जाएगा, ये ln हो जाएगा, ई पर पावर जो लगी है वो कहाँ जाएगी आगे, माइनस का क्या हो गया ये अपॉन आर टी। इसको लॉग बेस में चेंज कर दें, अगर बेस में लॉग बेस के 10 में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 2.30 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 किया इधर भी 10 किया, इधर नहीं था, इधर क्या हो जाएगा ये अपॉन आर टी। ये वाली बात बन गई, एक इक्वेशन बन के तैयार। अब कहा जाए K1 और K2 दो रेट कांस्टेंट हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे T1 और T2 पे रेस्पेक्टिवली, तो ये वैल्यू आ गई log 10 K1 इक्वल टू log 10 A माइनस E अपॉन 2.303 R T1 log 10 K2 इक्वल टू log 10 A माइनस E अपॉन 2.303 R T2। क्या किया गया है, इसमें 1 लगाया, T1 हो गया, बाकी का सब कुछ सेम है। क्या करें, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, क्या लिख दो यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस 1, वैसे क्या हो जाएगा log K2 माइनस log K1 इक्वल टू log 10 माइनस E अपॉन 2.303 RT2 माइनस ऊपर वाला माइनस कर दो, जैसे ही खोलेंगे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचा केवल, तो E अपॉन 2.303 RT1। अब यहाँ क्या किया, log m माइनस n लगा के log m अपॉन n लिया, log 10 K2 अपॉन K1 E अपॉन 2.303 RT1 माइनस E अपॉन 2.303 RT2। ई ए और आर दोनों से कॉमन ले लिया, एक चीज और ले ली, ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन लिया, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बस यही फॉर्मूला बन गया लॉग में बेस में 10 K2 बटे K1 बराबर E अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ड्राइव करेंगे क्या निकल के आ जाएगा। दोनों इक्वेशन याद रखनी, कौन कौन सा, एक तो K इक्वल टू रखना A इंटू E पे पावर E अपॉन आर टी, ये, और दूसरा डिफरेंट टेम्परेचर पे है जब T1 और T2 पे है तब। अब बात आती है नेक्स्ट, Arrhenius equation and energy of activation K equal to A into E पे पावर E upon RT। K rate constant, A frequency factor, activation energy। As the activation energy decreases, एक्टिवेशन एनर्जी अगर वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो जो एनर्जी बैरियर है वो भी घट जाएगा। आप जानते हैं एनर्जी बैरियर होगा तो गिर जाएगा ये। एंड द मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड कैन अक्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ज्यादा से ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे। अगर ई ए की वैल्यू अगर घटती है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो बढ़ेगी, और वो बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, इतना तो आ ही जाएगा। ये जो ग्राफ बना है वो बात की देखिए दो एनर्जी के लिए, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर। पॉइंट वाला कब है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज। पॉइंट वाले में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम। द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर। एक्टिवेशन एनर्जी का और आर्हेनियस इक्वेशन का यही एक मतलब तरीका है कि जिसमें K इक्वल टू A इंटू E पे पावर E अपॉन आर टी टाइप देता है क्वेश्चन। जब इस टाइप के एक दो क्वेश्चन आएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमने आपको अभी दिया है इस वाले F वाले पॉइंट से मोस्ट एंड मोस्ट वन इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसको करें E A। कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिग एक्सटेंसी। क्या करना है, कोई रिएक्शन बी से सी जा रही है
और इसके लिए रेट डिटरमाइन करना है डिफरेंट टेम्परेचर पे, आप क्या लगाएंगे, आर इन इक्वेशन के इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर ई अपॉन आर टी। अगर इसमें लॉन लगाया जाए, लॉन के इक्वल टू लॉन ए माइनस ई अपॉन आर टी, इसको लॉन को लॉग में चेंज कर दे 2.303 आर टी, लॉग के इक्वल टू माइनस का ई अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग 10, क्या कर दो, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लॉग के ले गए हम बाई एक्सिस पे, 1 अपॉन टी एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो स्लोप आ रही है, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का ई अपॉन 2.303 log 10 k is plotted against the reciprocal of temperature T। इनका और इनके बीच में 1/t के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, तब स्लोप क्या बनता है, माइनस के ई अपॉन 2.303। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगी वैल्यू, स्लोप बराबर यही हो जाएगा, द स्लोप इज माइनस का ई अपॉन 2.303 आर टी। इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का ई अपॉन 2.303 आर आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो स्लोप की वैल्यू में 2.303 से आर से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इस पेज पे पहला ग्राफ नंबर 2 तीसरा इसकी वैल्यू, चौथा एक्टिवेशन एनर्जी का तरीका। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी दिखाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लैंग्वेज हो सकता है कि थोड़ी सी बड़ी लगे, इसमें कुछ नहीं आपको सोचना, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है। ये जब कैटालिस्ट नहीं था तो इतना बड़ा बैरियर था, और जब कैटालिस्ट ले आए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। बस इतना जान लीजिए कि कोई कैटालिस्ट क्या काम करता है, कैटालिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन अकर्स। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कैटालिस्ट जो है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ये वाली बात है, घटा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। The height of barrier for the uncatalyzed reaction is greater than that of catalyzed reaction। जो जिसके पास कैटालिस्ट नहीं है उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, और जो कैटालाइज है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या करता है कैटालिस्ट, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। आप जान रहे हैं, इस बात को एकदम रट लीजिए कि जो कैटालिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। दूसरी बात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ए कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ए कैटालिस्ट इंक्रीजेस द बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर कैटालिस्ट है तो जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने का रेट है उतना ही प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होने का रेट हो। Hence, catalyst does not affect the reaction equilibrium, just help to achieve the equilibrium faster। बस यही बात हम 2 दिन से आपको समझा रहे कि यहाँ से और यहाँ पे आके अगर दोनों मिल रहे हैं, आके इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो जब आप कैटलिस्ट डाल देंगे तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, और जो यहाँ पे आके मिल रहे थे वो यहीं पे आके मिल जाएंगे। तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन इक्विलिब्रियम, इट जस्ट हेल्प टू अचीव द इक्विलिब्रियम फास्टर। केवल इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करा देता है कैटलिस्ट, लेकिन कभी भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने का काम नहीं करता है, याद रखिए। कैटालिस्ट, यस, कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक, और कैटालिसिस उत्प्रेरण। क्या डिफरेंस है दोनों में, उत्प्रेरक एक पदार्थ है, उत्प्रेरण उसकी घटना है।
लिखा गया है डिफरेंस, एक कैटालिस्ट इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट में और रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस? कि कैटालिस्ट रिएक्शन के स्टार्ट करते ही दिया डाला जा सकता है, लेकिन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, देखिए क्यों इनका डिफरेंस दिखाया गया, क्योंकि कैटालिस्ट से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और किसी भी रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है तब भी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब अच्छा होगा। तो कैटालिस्ट रिएक्शन के शुरुआत में ही मैट कर दिया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनता है। कैटालिस्ट पहले स्टेप में कंज्यूम होता है और लास्ट स्टेप में फिर से जनरेट हो जाता है। इंटरमीडिएट फाउंड वन स्टेप, किसी एक स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है, कंज्यूम इन नेक्स्ट स्टेप, ये इंटरमीडिएट का खेल है। यहाँ क्या है, कैटालिस्ट पहले में आएगा लास्ट में निकलेगा, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो क्या है कि किसी एक स्टेप में बनेगा, जहां बनेगा उसके अगले ही स्टेप में क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। द एल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट एंड द रिएक्शन इंटरमीडिएट में अपीयर इन रेट लॉ। दो कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन है और रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो रेट लॉ में उपस्थित होता है, और इंटरमीडिएट डज नॉट अपीयर इन रेट लॉ, वो केवल मैकेनिज्म में ही आता है, इसमें नहीं होता। कुछ फैक्टर्स हैं जो अपक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, एक मिनट पढ़िएगा खुद से, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अभी बात हुई थी। कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो। टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है, याद रखें। बात आती है कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट जनरली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी बैरियर। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा कैटालिस्ट उस पर वर्क कर पाएगा, उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी, तो फास्टर विल बी द रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड से ज्यादा रिएक्शन फास्टर होती है, लिक्विड में लिक्विड से ज्यादा किसमें होती है, गैस। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या, लाइट प्रोवाइड द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसकी वजह से भी होता है। तो क्या यहां तक की बात सबको समझ में आई है? जी सर। यस सर, समझ आ गया। तो इसका मतलब इसका केमिकल काइनेटिक्स का जो पोर्शन है वो समाप्त होता है। सर इसमें एक लिखा है मोलालिटी लिखा है जी, तो बिलियन से क्या सॉल्यूशन से हो? कंसंट्रेशन टर्म इसमें बता रहे फैक्टर में या कहीं भी उसमें सिलेबस में है जो पढ़ना है वो? जी जी सिलेबस में है, अणुसंख्यता लिखा है हिंदी में, मोलालिटी शायद उसकी इंग्लिश होती है। नहीं 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 नहीं, मॉलिक्यूलरिटी है। हाँ मॉलिक्यूलरिटी है वो, मॉलिक्यूलर ऐसे। जी तो ये क्या है? मॉलिक्यूलरिटी RITY है।
सर ये कोलेरिटी हो गया कंप्लीट अणु नहीं संख्यता। जी जैसे A प्लस बी है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 2। इसी को कहते हैं आणविकता, या कहीं कहीं लिखा होता है अणुकता। ठीक है। तो ये क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अभिकारक अणुओं की संख्या ही आणविकता कहलाती है। तो मॉलिक्युलरिटी क्या है? A प्लस बी प्लस सी, तो 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 3। लेकिन अब और आगे क्या जानना है कि 3 से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं की जाती। मॉलिक्युलरिटी क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट। अब आज हम लोगों ने पढ़ा कोलिजन थ्योरी, तो वो ये डिफाइन करती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता वो है कि एक समय पे कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं। तो ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर की पॉसिबिलिटी है कि ए और बी आपस में टकरा गया, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम। ये रोड जैसी कहानी कि चौराहे पे हो सकता है कि 2 आदमी आमने सामने चले हैं और टक्कर मार दे, हो सकता है कि 2 टक्कर मार दे, तीसरा और चला है उसमें टक्कर मार दे। लेकिन ऐसा बहुत कम है कि चौराहे पे चारों तरफ से गाड़ियां हैं और एकदम चारों बीच में ठुक जाए आके। तो ये पॉसिबिलिटी कम है। तो एक ही समय में 4 अणु एक साथ टकरा जाए, ये संभव नहीं है। तो इसलिए आणविकता 3 से ज्यादा नहीं ऑब्जर्व की गई। तो मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी 3 तक ऑब्जर्व की गई। अच्छा, दूसरी बात, मॉलिक्युलरिटी मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, तो वो एक पूर्णांक संख्या होगी। कभी भी 3.5 नहीं भाग लेंगे, 3/2 नहीं आएगी आणविकता कभी भी। दूसरी बात, कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट है विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, तो मिनिमम नंबर कम से कम 1 या 2 तो अणु कम से कम क्रिया में भाग लेने ही चाहिए। अगर 0 है तो इसका मतलब एक ही अणु भाग नहीं ले रहे, तो इसका मतलब पागल बना रहे, रिएक्शन हो ही नहीं रही। क्यों? जब एक भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। सर एक वर्ड होता है लिमिटिंग रिएजेंट, यस, ये क्या होता है सर? लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि अभिकारक या अभिकर्मक? और किस काम में आता है सर? ये करता क्या है? नहीं करता कुछ नहीं, केवल वो ये पूछता है खाली कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। फिर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि A प्लस बी के और रिएक्शन से क्या बन रहा था? अपना प्रोडक्ट। तो जैसे ही आपस में शुरू होंगे, इसका 1 मोल सर लगेगा, इसका 1 मोल लगेगा, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। फिर इसका 1 मोल लगेगा, फिर इसका 1 मोल लगेगा, फिर रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। फिर अगला इसका 1 मोल लगेगा और इसका खत्म हो गया। बस इसमें यही लिमिटिंग रीजेंट हो गया। अच्छा। तो जो कम अमाउंट में होगा, जिसकी लिमिट जल्दी खत्म हो जाएगी, वही लिमिटिंग रीजेंट। बस ऐसे है, जैसे एक 70 ml एक 50 ml है, 50 ml वाला लिमिटिंग रीजेंट हो गया, क्योंकि 50 वाला 70 वाले के 50 से रिएक्शन कर जाएगा और वो आगे वाला 20 पर बच जाएगा एक्स्ट्रा। ऐसे है लिमिटिंग। ठीक है। अब ये काइनेटिक्स का पोर्शन हुआ समाप्त, काइनेटिक का टोटल हो गया। ठीक सर, अब काइनेटिक में हमने तो क्वेश्चन करवाए थे, उसके कल करवा रहे थे काइनेटिक। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम हिंदी में कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था कब आएगी इक्विलिब्रियम? सबसे पहले तो ये समझें कि रासायनिक साम्यावस्था है क्या चीज और कब आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ के आए। जब नेट रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो जाती है, कुल अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की रेट, अभिक्रिया की स्पीड जब 0 हो जाती है, तो रासायनिक साम्यावस्था आ जाती है।
किसी भी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम तब अचीव किया जा सकता है जब कंटेनर बंद हो। कंडीशन है कुछ। केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस में ही आता है, फिक्स कंडीशन है। क्या है? या ये कहिएगा कि उस अपक्रिया की दर शून्य हो जाए, या ये कहिएगा कि अपक्रिया में सांद्रता परिवर्तन या दाब परिवर्तन बंद हो जाए। अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट हम कह रहे हैं कि रिवर्सिबल में आती है, तो आप एक शर्त और लगा सकते हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की आ जाती है। यह इक्विलिब्रियम कब होता है? ये कहिएगा कि जितने भी मेजरेबल होते हैं, कौन कौन? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो सब क्या हो जाएं? कांस्टेंट हो जाएं। क्या कह देंगे? कंडीशन काहे की आ गई है? इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम कैसा होता है? नेचर में डायनामिक होता है। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तब आप कहेंगे रासायनिक साम्य अवस्था वो अवस्था है जहां किसी भी उत्क्रमणीय अपक्रिया में, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अग्र अपक्रिया की दर और विपरीत अपक्रिया की दर जब आपस में बराबर हो जाती है तो रासायनिक साम्य अवस्था आ जाती है। रासायनिक साम्य अवस्था कब आप ला सकते हैं? जब रिएक्शन को आप बंद कंटेनर में करा रहे हो। बंद कंटेनर में करा रहे होंगे उस टाइम पे जितने भी मेजरेबल हैं वो सभी क्वांटिटी जो है वो आप कांस्टेंट कर दें। आप ये कहें कि उसमें अपक्रिया की दर बढ़े घटे नहीं, जीरो हो जाए, चेंज जीरो हो जाए, उसकी अपक्रिया की जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है, उनमें परिवर्तन जीरो हो जाए, रासायनिक साम्य अवस्था आ जाती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? सर एक बार और अगर आपसे कोई पूछता है कि रासायनिक साम्य अवस्था किसको कहते हैं, तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि अग्र अपक्रिया की दर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो, ये चीज होनी चाहिए। रेट ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड जैसे ही बराबर हो जाएंगे हम कह देंगे अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है। जैसे अब इक्विलिब्रियम की बात हम समझ गए कि बंद कंटेनर में हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही अचीव कर सकते हैं, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाए, कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए, दोनों के रेट बराबर हो जाए, ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम हो सकता है फिजिकल और इक्विलिब्रियम हो सकता है केमिकल। भौतिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, भौतिक साम्यावस्था और रासायनिक साम्य। पहले आप फिजिकल समझ लीजिए, आसान है थोड़ा सा, कि कोई भी सॉलिड है और वो पिघल कर लिक्विड बन रहा है और लिक्विड फिर से सॉलिड बन रहा है, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। कब होगा? कब ये इक्विलिब्रियम बोला जाएगा? जब रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड की पिघलने की दर और लिक्विड की सॉलिड होने की रेट, दोनों रेट आपस में बराबर हो जाएंगे, हम क्या कह देंगे? सर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, हम क्या कह देंगे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। सॉलिड अगर गैस में जा रहा है तो रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का डायरेक्ट गैस में जाना सब्लिमेशन ही होता है, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ गैस इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसब्लिमेशन ऑफ गैस, या डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन ऑफ गैस, दोनों रेट आपस में बराबर हो जाए, क्या करें? इक्विलिब्रियम आ गया। सॉलिड और लिक्विड आपस में मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन फिर से टूट के जिनसे बना था उनमें ही जा रहा है, तो सॉलिड और लिक्विड का आपस में घोलना डिसोल्यूशन होता है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, आपस बराबर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैस इन लिक्विड, तो गैस और लिक्विड आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं
और सॉल्यूशन फिर से टूट के गैस और लिक्विड में बनाता है, दोनों के रेट आपस में बराबर, हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा ये बताइए, इक्विलिब्रियम कोई बड़ी चीज लग रही है क्या? टफ लग रहा है? फिर में थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होता है शायद। नहीं नहीं, अभी तक जो बताया इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, ये तो है कुछ कुछ समझ में वो। नहीं नहीं, सीधी सीधी वाली बात समझनी है कि इक्विलिब्रियम माने साम्यावस्था। साम्यावस्था एक रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हम मिलेंगे, रिवर्सिबल कंडीशन में ही मिलेंगे, पहली शर्त लगी। इक्विलिब्रियम तभी अचीव कर सकते हैं जब बंद कंटेनर में रिएक्शन कराई जाए। जहां पे कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए, गुरुजी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, बस हमने इतना सीख लिया। फिर हमने देखा कि भौतिक साम्यावस्था भी होती है, रासायनिक साम्यावस्था भी। फिजिकल क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टेट जो चेंज हो रही हैं उनका है। कब? सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड के सॉलिड में होने के दोनों के रेट आपस में बराबर हो गए, हमने कह दिया कि फिजिकल इक्विलिब्रियम आ गया। इसका एग्जांपल है कोई, जैसे सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड? यस, कैसे होगा? दोनों के रेट बराबर हो जाए। आप कहीं भी बर्फ की सिल्ली किसी भी पानी में डालते हैं, जैसे पिघल रही, अब वो कंडीशन आपने हीट दो टाइप की पढ़ी, एक लेटेंट हीट, एक सेंसिबल हीट। तो 0 डिग्री हाँ स्पेसिफिक, एक सेंसिबल एक लेटेंट हीट। वही सेंसिबल वाले को ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी में ले जाएंगे। तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने बर्फ रखी, तो आप 0 पे क्या कहेंगे? 0 पे बर्फ होगा या पानी होगी? 0 भी बर्फ भी होती है, 0 पे पानी भी होता है। पानी भी। ऐसा नहीं है कि 0 पे, बिल्कुल 0 पे सब बर्फ ही हो जाती हाँ, दोनों पे है। वो कंडीशन एक ऐसी है 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे कि आप ये नहीं कह सकते, एक चीज नहीं कह सकते आप कि 0 पे केवल लिक्विड होता है, आप ये नहीं कह सकते 0 बर्फ होता है, लेकिन होती दोनों ही है। अब 0 से अगर आप ऊपर गए, 0 से नीचे गए, तो कंडीशन चेंज है। तो उस टाइम पे वो रेट है जो कि उसके पिघलने का, उसके बनने का, दोनों रेट सेम होंगे उस कंडीशन में। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या होने लगेगी? सॉलिड कम होने लगेगा, लिक्विड ज्यादा बनने लगेगा। और आप 0 से जैसे ही माइनस की तरफ ले गए, तो अब पानी कम होने लगेगा, बर्फ ज्यादा बनने लगेगी। दोनों के रेट बराबर रहेंगे क्या? नहीं। यानी एक ऐसी कंडीशन लानी है जहां दोनों की रेट बराबर हो। दूसरा, आप खुद ये अचीव कर सकते हैं, मतलब ये नेचर में ये प्रोसेस हो ना हो, लेकिन आप खुद इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। आपने क्या किया? पानी लिया, किसी घड़े बर्तन में रखा, आपने आग लगाना शुरू किया, उसको जलाया, गर्म किया। 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पानी पहुंचेगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप उसमें प्लेट रख दीजिए, जो वेपर बनेगी वो प्लेट पे जमा होकर लिक्विड हो जाएगी। बस क्या होगी? वहां जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ देर बाद आप देखेंगे प्लेट पे जो बूंदें इकट्ठी हुई थी, जो वेपर जमा हुई थी, वो बूंदों के रूप में बनकर फिर से गिरने लगेगी उसमें। नहीं, कुछ टाइम बाद आप यही प्रोसेस दोहरा देंगे, तो जो उसका वेपराइज होना और उसका कंडेंस होना दोनों बराबर हो जाएंगे। जितनी वो वेपर बनेगी, सब कंडेंस होकर वापस, उधर वेपर बनेगी, उधर कंडेंस होकर वापस। उसका वेपर बनने का रेट, उसका कंडेंस होने का रेट जैसे ही बराबर होंगे, हम कह देंगे। और ये तब होगी जब आप प्लेट रख देंगे, बंद कर देंगे सिस्टम को। अगर नहीं तो अगर आपने खोल दी तो सराउंडिंग में चली जाएगी सिस्टम से एनर्जी, फिर वेपर को आप कंडेंस कैसे करेंगे? क्लोज कंटेनर में ही गर्म करिएगा और उसी में ही आप वापस कर लीजिए। अब बात आती है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तो फिजिकल की बात थी कि आप उसको मेल्ट कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं, वेपर बना सकते हैं, उसको लिक्विड कर सकते हैं, ठीक था। अब बात आती है केमिकल की बात आती है तो आप क्या देखेंगे?
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। PCl5 के टूटने का रेट और दोनों मिलके PCl5 के बनने का रेट, जब दोनों कंडीशन बराबर हो जाएंगी तो हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मींस rate of dissociation of PCl5 is equal to the rate of formation of PCl5। जो PCl5 के डिसोसिएट होने का रेट है और PCl5 के बनने का रेट है, दोनों बराबर हो गए। नेक्स्ट आता है अब आप ये देखिएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जा सकता है। डेफिनेशन से देखिए, क्या हमने यहां बोला कि नेट कंसंट्रेशन चेंज क्या हो जाए, नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, 0। ये दो स्टेट देखिए, और रेट ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, ग्राफ बनाया जाए इस पे। क्या बोले, कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए। आप जानते हैं जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन का जब आप ग्राफ बनाते थे तो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना चालू होती थी। यही तो पढ़ते थे रेट ऑफ रिएक्शन में। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप कब कहेंगे, जब इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन जैसे ही बराबर हो गई, हम क्या कह देंगे कि अब पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम। क्या ये वाला ग्राफ समझ में आया, ये पहला वाला? अब यही देखिएगा, क्या जरूरी है कि रिएक्टेंट टोटल कंज्यूम हो जाएगा? क्या नहीं, जैसे ये ग्राफ नीचे आया था, जितना कंज्यूम होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। एक कंडीशन आ जाएगी जब दोनों के रेट बराबर हो जाए, किसके बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अगर रेट वर्सेस टाइम खींचा जाए तो क्या बोला, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाए, वापस होने का रेट और उसके फॉरवर्ड बनने का रेट जैसे ही दोनों जगह पे आए वहीं पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। तो आपको तीन बात समझनी है कि अभी क्या क्या, कि एक तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम और रेट वर्सेस टाइम, ये ग्राफ बनते हैं इक्विलिब्रियम में। क्यों बनते हैं, कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी कि रेट ऑफ बैकवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, तो रेट वर्सेस टाइम खींच दीजिए तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का आपस में बराबर। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो कंसंट्रेशन आप गुरुजी तीन तरीके से बराबर कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, जहां पे इसके घटने का रेट इसके बनने का रेट बराबर, इक्विलिब्रियम आ गया। जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट पूरा घटे, इसके घट के रेट इसके बनने का रेट जहां पे आके दोनों बराबर हो गए, वो कंडीशन आ गई। तीसरी बात हो सकती है कि 50-50 हो जाए, ये 50% रिएक्शन हो जाए तो 50% ये बना के ये लो, यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के तीन ग्राफ बन सकते हैं और रेट वर्सेस टाइम का ओनली वन ग्राफ ही बन सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा ग्राफ नहीं है और कौन सा ग्राफ है। बराबर, और यहाँ ऐसे बराबर।
तो ये आप कर सकते हैं 3 तरीके से। और रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड जहां बराबर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा अब डिफरेंट पोर्शन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे और समझने भी पड़ेंगे। अब हमें लग रहा है कि कल हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लें।